क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इतिहास की कोई भूली बिसरी संधि आज भी किसी की जिंदगी पर असर डाल रही हो? चलिए आज एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी में चलते हैं जो 18वीं सदी के एक ताकतवर साम्राज्य को आज की एक सरकारी पेमेंट से जोड़ती है। अब जरा सोचिए कि सरकार की तरफ से एक पेमेंट आती है और वो पेमेंट कितनी है? सिर्फ ₹2.5। नहीं नहीं, ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है। ये तो जीता जागता इतिहास है। ये कहानी है पैसे की, ताकत की और एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की जो 200 साल बाद भी जिंदा है। तो इस ₹2.5 की पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा, जहां इसकी जड़ें मौजूद हैं। अवध उस समय बहुत अमीर और कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह थी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरें इस पर गड़ी हुई थी। लेकिन कंपनी ने यहां सीधी लड़ाई से ज्यादा एक चालाक हथियार का इस्तेमाल किया, और वो हथियार था लीगली बाइंडिंग फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। एक ऐसा जाल जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, इसकी बुनियाद रखी गई थी एक खास तरह के कानूनी दस्तावेज पर, जो आगे चलकर इतिहास का एक अहम हिस्सा बन गया। इस दस्तावेज को कहते थे वसीका। अब ये कोई सीधी सादी पेंशन नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था जिसे बड़ी होशियारी से बनाया गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कई मामलों में कंपनी उन नवाबों से ही कर्ज लेती थी और फिर उसी कर्ज पर ब्याज चुका रही होती थी जिन्हें वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। सोचिए कितना जबरदस्त फाइनेंशियल ट्रैप था ये। हाँ, तो ये जो पूरा सिस्टम था, ये कोई एक दिन में नहीं बना। इसे कई दशकों में धीरे धीरे कई जरूरी समझौतों के जरिए मजबूत किया गया। इसकी शुरुआत होती है 1775 से, जब कंपनी की फौज अवध में परमानेंट हो गई। फिर आया 1801 का साल, जब लखनऊ संधि हुई, और तब जाकर वसीका पेमेंट्स को एक तरह से ऑफिशियल कर दिया गया। और कमाल तो ये है कि 1856 में जब अंग्रेजों ने अवध पर पूरा कब्जा कर लिया, तब भी उन्होंने ये पेमेंट जारी रखने का वादा किया। मतलब इसे एक पक्का कानूनी दायित्व बना दिया। जैसा कि ये कोड कहता है, ये सत्ता का हस्तांतरण तलवार से नहीं बल्कि बही खाते से हुआ था। ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। ये दिखाती है कि कैसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स उस दौर में कॉलोनियल पावर का सबसे बड़ा हथियार बन गए थे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये एक तरह की शाही पेंशन थी, तो जब आज़ादी के बाद बाकी सारी रियासतों की पेंशन बंद कर दी गई, तो ये क्यों चलती रही? देखिए, 1971 में भारत सरकार ने प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया था। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव था जिसने पुराने राजघरानों के सारे स्पेशल प्रिविलेजेस खत्म कर दिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वसीका का पेमेंट तब भी नहीं रुका। तो फिर वसीका में ऐसा क्या अलग था? इसका जवाब छिपा है इसके लीगल नेचर में, और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। और यही है इस पूरे मामले की जड़। वसीका को शाही परिवार को दी जाने वाली कोई मदद या इनाम नहीं माना गया। नहीं, इसे एक कानूनी कर्ज माना गया। एक ऐसा कर्ज जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था और जो विरासत में आज की भारतीय सरकार को मिला, और सरकार आज भी उस कर्ज पर ब्याज चुका रही है। तो सवाल यह है कि आज इतने सालों बाद अवध के नवाबों के वंशजों के लिए इस हिस्टोरिकल एग्रीमेंट का क्या मतलब रह गया है? देखिए, वक्त के साथ जो ओरिजिनल रकम थी वो लगभग 900 वारिसों में बढ़ती चली गई। आज कुल मिलाकर महीने में करीब 22,000 रुपए बांटे जाते हैं, और इसमें जो सबसे छोटा हिस्सा है वो है सिर्फ ₹2.5। और इसी वजह से एक बड़ी दिलचस्प बहस चल रही है। एक तरफ जो वंशज हैं वो इसे अपना कानूनी हक मानते हैं। कुछ तो ये भी मांग कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को आज के हिसाब से रिवाइज किया जाए। लेकिन कई लोगों के लिए ये पैसों से ज्यादा सम्मान और अपने इतिहास से जुड़े रहने का एक जरिया है। और सरकार, वो तो बस अपना कानूनी दायित्व पूरा कर रही है। जैसा कि ये लाइन बिल्कुल साफ करती है, ये एक शाही भत्ता नहीं बल्कि एक कानूनी रूप से बकाया ऋण का वार्षिक भुगतान है। बस यही एक लाइन समझा देती है कि क्यों ये सदियों पुराना समझौता आज भी जिंदा है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि ये ₹2.5 की पेमेंट आखिर है क्या? क्या ये हमारे इतिहास को दिया गया एक सम्मान है, या फिर ये उस औपनिवेशिक अतीत का एक बोझ है जिसे हम आज भी ढो रहे हैं? इसका जवाब शायद वक्त और इतिहास के पन्नों में ही मिलेगा।